हम्म। क्योंकि ऋतुराज जी, हम राजस्थान कैडर के दबदबे की बात कर रहे हैं केंद्र में, और फिर अब रिलीज भी किया गया है, अब नए कयास लगाए जा रहे हैं। चाहे आमजन को राहत पहुंचाने से लेकर के खुफिया तंत्र तक की बात करें तो राजस्थान के आईएएस अफसरों का, चाहे हम सीबीआई देखें या फिर उसके अलावा खुफिया एजेंसियों की बात करें या फिर एनआईए की बात करें, तो दबदबा दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि अब सुधांशु पंत को रिलीज किया गया है, रिलीव वहां से मिला है, तो ऐसे में क्या माने ऋतुराज जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले दिन से साफ कर चुके हैं कि अब जो पेपर लीक की कमान है, क्योंकि अब सरकार की पहली परीक्षा 7 जनवरी को होनी है, 7 जनवरी को पहला पेपर होना है सरकार के बनने के बाद में, तो ऐसे में ये साफ कर दिया गया है कि अब जो जिम्मेदारी होगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है, वो मुख्य सचिव की रहेगी और इसके अलावा रहेगी डीजीपी की। डीजीपी को लेकर के पहले ही वीआरएस की जानकारी आ गई है, अब सीएस को भी जो कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, अब ऐसे में नाम इनका सामने आया है, तो क्या बड़ी चुनौती इनके सामने रहेगी? सुधांशु पंत अगर सीएस बनते हैं तो क्या पेपर लीक से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल। जो सबसे बड़ी जो मैंडेट है इस सरकार का, उसमें खास मैंडेट यही है, ये पेपर लीक पर अंकुश कैसे पाया जाए। तो इसे लेकर सीधे मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया है मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव और डीजीपी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग में इसकी जो गाइडलाइन है वह बनाते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फील्ड में कैसे पालना हो, इसका सुनिश्चित करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी मुख्य सचिव की। तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी निश्चित तौर पर। साथ ही साथ जो गैंगवार है उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, लगातार अपराधियों को गिरफ्तार करने का अभियान चल रहा है, उसको और गति पकड़ते हुए जो माफिया गिरोह है या संगठित अपराध है, इसको पूरी लगाम किस तरह से पाया जाए, इसको एक सख्त एक्शन के साथ यहाँ पर लागू किया जाएगा। और वो भी एक बड़ी चुनौती होगी। महिला अपराध को लेकर बड़ा मुद्दा बनता आया है। भाजपा सरकार, माफ कीजिएगा, भाजपा ने ये बड़ा मुद्दा बनाया था चुनाव में, और महिला अपराध को लेकर किस तरह से आगे काम हो, यह भी देखने वाली यहाँ पर बात होगी। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौतियां हैं, ये मैंडेट है। और साथ ही साथ जो मुख्य सचिव का मुख्य काम ये होता है कि जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से लागू किया जाए। तो मुख्य योजना जो सामने आ रही है, खास तौर पर जो पीएम मोदी की योजनाएं हैं, पीएम मोदी की जो गारंटी है, उसको लेकर किस तरह से राजस्थान में काम हो, क्योंकि इसलिए भी ये अहम हो जाता है कि जो केंद्र में जिस तरह से योजनाएं संचालित हुई उसका बहुत अच्छा अनुभव है सुधांशु पंत को। और इस रूप में अगर हम देखें तो सुधांशु पंत एक बेहतरीन कुशल सर्विस डिलीवरी वाले अफसर गिने जाते हैं। कुशल प्रशासक के रूप में इनकी छवि है और यही वजह है कि यह चुनाव हुआ है। जहां तक जो जानकार भी मान रहे हैं कि इन योजनाओं की सही क्रियान्विति किस रूप में हो, क्योंकि अब मुख्य बात है कि लोकसभा चुनाव में डिलीवरी करना, तो उस डिलीवरी को किस रूप में सुनिश्चित किया जाए, यह देखने वाली बात होगी। इसमें मोदी सरकार की योजनाएं और खुद जो राज्य सरकार है वो अपनी योजनाएं किस तरह से आकार बना पाते हैं। यदि उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो सिलेंडर की बात है 450 रुपये में, उसकी बात है, या फिर वित्तीय अनुशासन बनाने की बात है, या जो नकल गिरोह पर लगाम लगाने की बात है, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात है, इन तमाम बातों को किस रूप में आगे, महिला अपराध को किस तरह से रोका जाए, जो गैंगवार है, जो संगठित अपराध है, उसको किस तरह से रोका जाए, इन तमाम बातों को लेकर फोकस यहाँ पर रहेगा। और जो योजनाएं हैं पीएम मोदी की, वो आम लोगों तक उस पर उनके दिलों पर कैसे छाप छूटे, इसका पूरा खाका ब्यूरोक्रेसी को बनाना होगा। और यह काम हो सकता है सुधांशु पंत के नेतृत्व में, क्योंकि उनकी क्षमता वहां पर देखी गई है, केंद्र में परखी जा चुकी है। खासतौर पर जैसा मैंने अभी बताया, कोरोना के समय में जिस तरह से उन्होंने काम किया था, और यह काम ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत देखा जा सके, लेकिन
वहाँ के जो अन्य अफसरों ने और वहाँ के जो नेताओं ने उस काम को देखा, समझा कि किस तरह से जो दवाओं को या टीके का जो पूरा लगाया गया और उसके अभियान संचालित किया गया, या फिर दवाओं को लेकर इस तरह से काम किया और राज्यों के साथ खासतौर पर जिस तरह से सहयोग लिया जिससे कि कोरोना का ज्यादा फैलाव रुक सके और जो मौतों की संख्या है उसमें कमी आ सके और पैनिक की स्थिति नहीं हो। खासतौर पर इस बारे में जो इनका समन्वय था, जो तालमेल देखा गया था, और यही कारण है कि जब वापस केंद्र में गए सुधांशु पंत तो उनके कद के हिसाब से, उनके जो रैंक थी उसके हिसाब से जो मंत्रालय है स्वास्थ्य में या महकमे में, वहां तब जगह खाली नहीं थी और शिपिंग मंत्रालय में जगह खाली थी। तो उन्होंने वह कार्यभार भी चुना और उसमें काम किया, और जिसके बाद अब उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया गया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव वापस जब बनाया गया तो यही सब क्राइटेरिया रहे, यही सब अनुभव की पूरा मापदंड रहा, जिसकी वजह से यह काम, ये जिम्मा सौंपा गया। खास तौर पे इन्होंने, अगर राजस्थान की बात करें तो जेडीसी के रूप में बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया। इस तरह से यूडीएच में काम करने का भी इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है और पीएचईडी में भी काम इन्होंने जो किया है उसको लेकर भी जो फीडबैक मिला उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अब ये फैसला होने के साथ ही कुशल प्रशासक के रूप में सुधांशु पंत नजर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ ही देखिए, सुधांशु पंत के साथ साथ जो पूरी ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर बदलेगी उसे भी देखना होगा। असर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसकी वजह से जो अन्य अधिकारी हैं वो बाहर हो सकते हैं। इनमें जो बड़े नाम हैं, जो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल हैं, वो अभी पीएचईडी का जिम्मा संभाले हुए हैं, वो बाहर, सचिवालय से बाहर हो सकते हैं। इसी तरह से शुभ्रा सिंह हैं जो स्वास्थ्य का जिम्मा संभाले हुए हैं, वो बाहर हो सकते हैं। राजेश्वर सिंह पहले ही राजस्व मंडल में अजमेर में है, शहर में, तो और ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दो अधिकारियों को सचिवालय से बाहर करना पड़ेगा और जब ये सूची आएगी तब ये सामने आ जाएगा कि इन दो अधिकारियों को कौन सा अहम जिम्मा, जो कि काफी खाली हैं कई बाहर के पद, जैसे रोडवेज के चेयरमैन के रूप में हम देख सकते हैं और अन्य कई पद हम इस तरह के मान सकते हैं। रूट सिको है, जो नहर मंडल है आईजीएनपी, वहां पर हो सकता है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, इस तरह के जो पद हैं वह देखा जा सकता है इन अधिकारियों को। इसका ये असर मोटे तौर पर नजर आ रहा है। 1991 बैच के ये अधिकारी हैं और जो इनका कार्यकाल है वो फरवरी 2027 तक रहेगा। तो यह मान सकते हैं कि करीब करीब काफी बड़ा कार्यकाल इस सरकार का वो रह सकता है और बार बार मुख्य सचिव बदलने या ब्यूरोक्रेसी का आका बदलने की जो बार बार जो समस्या आमतौर पर देखी जाती है, वो उस समस्या का हल हो सकता है। और हल होने के साथ साथ जो जिस तरह से काम की गति एक नए सीएस के साथ देखी जा सकती है, वह गति नजर आएगी। और मुख्य तौर पर यही है कि जो योजनाएं हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन किस तरह से हो और साथ ही साथ जो विजन सरकार का निखर कर सामने आए वो किस तरह से निखर कर सामने आए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमने देखा कि गहलोत सरकार ने विजन 2030 को रखते हुए सबसे सुझाव आमंत्रित किए थे, लेकिन जो मोटे तौर पर जनमानस में जो विजन उभर कर आता है वही विजन मुख्य विजन होता है। तो इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 4 साल तक, 4.5 साल तक सरकारें जो विकास कार्य कराती हैं और अंत में जो नतीजा आता है वो शायद अलग सामने आता है। तो इसकी भी चुनौती अहम रहेगी क्योंकि एक शक्ल गढ़ी जाएगी भजनलाल सरकार के विजन की। तो यह विजन किस रूप में आगे बढ़ेगा, यह देखने वाली बात रहेगी। जहाँ तक इनके कार्य अनुभवों का सवाल है, जैसे एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि इन्होंने
सब तरीके की एक तरह से हम कह सकते हैं जिम्मेदारी निभाई है, और कूल रह के काम करने वाले अफसरों में इनकी गिनती होती है। निष्पक्ष, ईमानदार, संवेदनशील और पारदर्शी छवि इनकी रहती है। और ई गवर्नेंस के जरिए किस तरह से जो गुड गवर्नेंस का मोटो है उसको सामने लेते हुए काम किया जा सके, ताकि भ्रष्टाचार नहीं हो, निष्पक्षता बनी रहे। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर काम आगे देखने में नजर आ सकता है। साथ ही साथ जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी एक मॉनिटरिंग के रूप में अलग एक तस्वीर सामने आ सकती है कि किस तरह से मॉनिटरिंग कार्य समूह हो सकते हैं, अधिकारी किस तरह से बनाए जा सकते हैं, विशेष समूह के रूप में किस तरह से जो फोकस वाले क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्र हैं, उनमें समूह बना के ऑफिसर किस तरह से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ तालमेल जो ब्यूरोक्रेसी का हो वो किस तरह से हो, इसको लेकर भी यहाँ पर काम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेहद सौम्य छवि के माने जाते हैं सुधांशुमन, सरल मिजाज माने जाते हैं, सौम्य छवि के माने जाते हैं। इस दिशा ऐसे में ब्यूरोक्रेसी का तालमेल चूंकि मिलनसार स्वभाव के हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा पूरा जो कार्यकाल रहा उषा शर्मा का, उसमें सख्ती भी थी तो एक सौम्यता भी थी, और खास तौर पर एक डेकोरम था सीएस ऑफिस का। मोटे तौर पर हम कहें तो सीएस ऑफिस का एक डेकोरम बनाया हुआ था, और वो डेकोरम पहले कहीं कुछ खोया हुआ सा लग रहा था, लेकिन ये जो पूरे सीएस के कार्यकाल रहा उषा शर्मा का, ये पूरा डेकोरम बनाने वाला कार्यकाल रहा, अनुशासन को तरजीह देने वाला कार्यकाल रहा, नवाचारों को बढ़ावा देने वाला ये कार्यकाल रहा, और जो अपने साथी जो आईएएस अधिकारी हैं उनको प्रोत्साहित करके किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना, इसको फोकस करने वाला कार्यकाल हम मोटे तौर पर देख सकते हैं। और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको फील्ड में असर करने के लिए किस स्तर की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सकती है, यह एक नजीर हमने देखी उनके पूरे कार्यकाल में। तो इसी तरह की जो परंपरा है उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, यह भी एक विचारणीय बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई ब्यूरोक्रेसी की शक्ल मिले, एक नया अंदाज में नई सरकार की छवि के साथ कामकाज शुरू हो, क्योंकि अब कई बार आलोचक ये कहते रहे हैं, विपक्ष ये कहता रहा है कि इतने समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए और इतने समय हो गया अब मंत्री भी आज जाकर बने हैं जिस तरह से, तो कोई एक असर, प्रभावी असर देखने को नहीं मिला। तो ये असर कहीं ना कहीं नजर आए तो इस रूप में भी इस कार्यकाल को देखा जाएगा, और इसी कसौटी पर इसी निकष पर इसको कसा जाएगा, और बार बार इन्हीं पैमानों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। जी ऋतुराज, एक और जानकारी दीजिएगा। मुख्य सचिव की रेस में जो भी वरिष्ठता के आधार पर नाम चल रहे हैं, चाहे आपने भी उनका जिक्र करा, सुबोध अग्रवाल का नाम हो, शुभ्रा सिंह का नाम हो, राजेश्वर सिंह का नाम हो, या फिर खुद सुधांशु पंत जिनकी अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं, उनका भी नाम रेस में है। ऋतुराज, एक और जानकारी दीजिएगा, मुख्य सचिव बनाने के लिए क्या वरिष्ठता भी एक मापदंड होता है? हालांकि हमने देखा इससे पहले जो फैसले हुए हैं, चाहे निरंजन आर्य को जब बनाया गया था तो फिर उस दौरान भी वरिष्ठता की चर्चा हुई थी, लेकिन क्या ये भी एक बड़ा मापदंड रहता है मुख्य सचिव की नियुक्ति में? किन मापदंडों के आधार पर सरकार मुख्य सचिव का चयन करती है ऋतुराज जी? बिल्कुल, ये भी एक मापदंड होता है। जो वरिष्ठता होती है, आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से डिसेंसी होती है, आपसी सम्मान की जिस तरह से भावना होती है कि एक पायदान कोई वरिष्ठ है तो उसका किस तरह से सम्मान हो, यह कोई आईएएस के या सिविल सेवा के ऑफिसर से सीखे, ऐसा कहा जाता रहा है, यह नजीर दी जाती रही है। यहाँ तक कि जो समान बेच वाले अधिकारी हैं उनमें भी आपस में यदि बात होती है तो एक अलग सलीके के साथ बातचीत होती है। तो इसको किस रूप में आगे बढ़ाया जाए, इस बात पर भी गौर किया जाता है जब मुख्य सचिव बनाया जाता है।
जैसा आपने कहा कि पहले परंपराएं टूटती आई हैं। हमने देखा कि निरंजन आर्य जब बनाए गए थे तो काफी नीचे के पायदान पर थे, वो 10वें करीब पायदान पर थे और उनके कारण बहुत से अफसरों को बाहर जाना पड़ा था सचिवालय से, और बहुत से अफसर बाहर जाने के बाद वापस भी आए थे, जिसमें सुबोध अग्रवाल का भी एक नाम आता है सामने, क्योंकि वो सीनियर थे लेकिन फिर भी उन्हें बाहर सचिवालय से बाहर जाने का दंश झेला उन्होंने, और फिर सचिवालय में वो वापस भी आए और ये कहते हुए वापस आए कि निरंजन आर्य जी भले ही उनसे पायदान में जूनियर हों, लेकिन वो उनके साथ सचिवालय में रहकर काम कर सकते हैं। और इसी का उन्हें एक तरह से कहें इनाम या तोहफा उनको बड़े बड़े विभागों के रूप में मिला। खान विभाग उन्होंने देखा, पीएचईडी जैसा बड़ा विभाग उन्हें मिला हुआ है, ये उनको एक इनाम मिला हुआ, और उद्योग में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, उच्च शिक्षा में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। तो निश्चित तौर पर ये सब होता है, ये सब मापदंड रहते हैं, लेकिन इन मापदंडों के साथ क्या सर्वसम्मति, क्या अन्य तमाम खाने टिक हो रहे हैं शिखा, इस बात पर भी बार बार चर्चा होती है। अन्य खाने टिक करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो सर्वसम्मति या ब्यूरोक्रेसी से तालमेल या सरकार का मैंडेट है, सरकार की जो योजना है उसको किस तरह से क्रियान्वित या सर्विस डिलीवरी या जो जिनको चयन जिनका किया जा सकता है उनकी व्यक्तिगत छवि किस तरह की है, क्या जो सरकार का मैंडेट है वो छवि उसमें फिट बैठती है या नहीं बैठती। जैसे जो बीजेपी सरकार का जिस तरह का मैंडेट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो इसमें चूंकि निश्चित तौर पर सुधांशु पंत फिट बैठते हैं, क्योंकि एक ईमानदार छवि रही है उनकी, हमेशा से ही कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं और संवेदनशील रही है। तो निश्चित तौर पर जो आम जनता की योजना को जनता तक पहुंचाने का जिस तरह का काम होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, वो ऋतुराज जी बिल्कुल एक बार आपको रोकना चाहेंगे, एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देंगे। सुधांशु पंत होंगे प्रदेश के नए मुख्य सचिव, कल जारी होंगे सुधांशु पंत के मुख्य सचिव के औपचारिक आदेश, संभवतः सोमवार को ज्वाइन कर सकते हैं पदभार। सुधांशु पंत के सीएस बनने की खबर से ब्यूरोक्रेसी में उत्साह है, क्योंकि सुधांशु पंत की छवि रही है एक रिजल्ट ओरिएंटेटेड और मीनिंगफुल अफसर की। देखिए लगातार चर्चा हो रही है, हमारे साथ सहयोगी और सब वरिष्ठ संवाददाता ऋतुराज शर्मा लगातार बने हुए हैं। ऋतुराज जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, अब लगभग ये तय ही माना जा रहा है कि मुख्य सचिव होंगे। आप जरा बताइएगा ऋतुराज जी कि अगर मुख्य सचिव वाकई कल बनते हैं और रिलीज हो जाता है उनके नाम से आदेश भी निकल आते हैं, तो फिर कितना बड़ा उनका नाम ये माना जाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है निश्चित तौर पर। जिस तरह से हमने अभी बात की शिखा, पूरी ब्यूरोक्रेसी में उत्साह की लहर है। जैसे ही ये आदेश आए हैं, केंद्र की जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है उसने ये आदेश जारी किए हैं रिलीविंग के, और इसको देखते हुए तो ब्यूरोक्रेसी ने हाथों हाथ लिया है। हालांकि देर रात में ये आदेश जारी हुए हैं और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी है और एक बहुत बड़ा संकेत दिया है, और मुख्य सचिव के लिए ही यह बात सामने आ रही है। तो हमने जैसे अभी बताया कि कितना बड़ा नाम है ये, जो इनकी सेवाएं हैं उस पर अगर गौर किया जाए तो हम खास तौर पर देख सकते हैं कि जेडीसी के रूप में इनकी बढ़िया सेवाएं रही हैं। इन्होंने बहुत सही यहाँ पर काम किया। सचिवालय में भी इनकी जो सौम्य छवि है उसकी चर्चाएं रही हैं, यहाँ तक कि बड़े चुटीले अंदाज में यह कहा जाता है कि यह अपनी सौम्यता की वजह से, अपनी सादगी की वजह से हर छोटे बड़े आदमी का सम्मान करते हुए उन्हें सर कह के बुलाते हैं। तो इसे लेकर भी बड़े चुटीले अंदाज में बात कही जाती है, लेकिन यह बात इनके छवि को देखकर की जाती है कि सबका सम्मान करते हुए किस तरह से सर्विस डिलीवरी करना, काम बेहतर करना, ये इनकी पर्सनैलिटी मानी जाती है।
जो मोटे विभाग हैं, जिस तरह से हमने अभी बताया, इन विभागों में इसके साथ साथ फॉरेस्ट यानी वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। जो भारत सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसी में ये संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जिम्मा इनका हेल्थ के रूप में रहा है, क्योंकि इसी में वो सचिव भी बनाए गए, इसी में कोरोना के दौरान वो ओएसडी भी बनाए गए, तब राज्यों से तालमेल करते हुए किस तरह से दवाओं के जो नियंत्रण है उसको देखा इन्होंने, और दवाओं की सुनिश्चित बिक्री सुनिश्चित की कि सभी राज्यों को पर्याप्त दवा मिले, टीका मिले और समय पर मिले, जिससे कि वहाँ की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिगड़े नहीं। और खास तौर पर क्या एसओपी हो सकती है, इसको लेकर बड़ा योगदान दिया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस तरह से अपनाया जाए। जो अन्य जगहों पर कोरोना में जो अपनाए गए थे मापदंड, उनको भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से लागू किया जाए, यह एक मोटी उपलब्धि रही है, एक बड़ी उपलब्धि रही है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे लागू करते हुए जहाँ की इतना हम मान सकते हैं कि सिविलाइजेशन नहीं है। यह औरों ने भी माना कि भारत में कोरोना का इतना असर नहीं हुआ जहाँ जितना चीन में हुआ या अन्य अमेरिका और अन्य देशों में हुआ। तो यह एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इनका गिना जाता है। साथ ही जो इनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम करते हुए इनका अनुभव जो रहा है, सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हुए, वह भी एक बड़ा अनुभव के तौर पर इनका गिना जाता है। एग्रीकल्चर कमिश्नर के तौर पर इन्होंने काम किया है, साथ ही खान में सचिव के रूप में काम किया। हम ये देख सकते हैं कि रिफाइनरी की जब पूरा रूपरेखा बन रही थी, जो रिफाइनरी बाड़मेर में है आज, उस रिफाइनरी की पूरी रूपरेखा इनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और जो पूरा खाका गढ़ा था कि किस तरह से रिफाइनरी कितने एरिया में बनेगी और पेट्रोकेमिकल्स जो हब बनेगा वो किस तरह से आकार लेगा, और कैसे रिफाइन होके तेल आम लोगों को क्रूड ऑयल मिल सकता है। ये तमाम बातों की इन्होंने रूपरेखा बनाई थी, जो कि भविष्य के एक उजली तस्वीर की रूपरेखा थी। तो यह एक बहुत बड़ा योगदान था। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम करते हुए या जेडीसी के रूप में काम करते हुए इन्होंने नजदीक से देखा कि किस तरह से विकास के कार्य हो सकते हैं, और किस तरह से ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो वह विकास के काम कर सकते हैं। जयपुर कलेक्टर के रूप में इनकी अहम भूमिका रही, भीलवाड़ा कलेक्टर के रूप में इनकी अहम भूमिका रही, जो झुंझुनू में कलेक्टर बनाए गए थे, जैसलमेर में कलेक्टर बनाए गए थे, साथ ही एडिशनल कलेक्टर भी रह चुके हैं। हम देख सकते हैं कि विविध आयाम लिए हुए हैं इनका जो प्रशासकीय कैरियर है, और कई विभागों में इन्होंने सेवा दी। एनर्जी डेवलपमेंट की बात करें, एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये रहे चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बनकर ये इन्होंने काम किया। निश्चित तौर पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इन्होंने काम किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार बनकर अहम भूमिका निभाई। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में सीएमडी बनकर तो इन्होंने भूमिका निभाई। तो तमाम जो भूमिकाएं हैं, जिस तरह से बिजली सुधार, ऊर्जा सुधार किस तरह से लागू किया जाए इसमें, और जो छीजत है उसको कम करने की दिशा में क्या काम किया जाए, इस दिशा में काम करने के लिए इन्होंने जो खाका खींचा वो खींचा। और इनकी गिनती खास तौर पर एक विजन गढ़ने वाले अफसर के रूप में होती है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्चुअल साकार करना हो योजनाओं को, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं अधिकारी। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जेडीसी के रूप में भी इन्होंने अच्छा काम किया, और कई अच्छे प्रोजेक्ट उस दौरान विकास के आए जयपुर में काम करते हुए। जो आधुनिक जयपुर की आधारशिला यदि कहें तो उस दौरान रची जा रही थी, और उस दौरान ही इन्होंने जो नगर नियोजन का एक स्वरूप प्रदान किया, जो आज की जरूरत के हिसाब से उस समय का उन्होंने खाका खींचा था। ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।